हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्निफिकेशन। आइए देखते हैं मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन, रेखीय आवर्धन डिस्कस करेंगे आज हम। और रेखीय आवर्धन क्या होता है, इससे क्वेश्चन लगाने के टाइम क्या मदद मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये रेखीय आवर्धन। आप जो है न्यूमेरिकल यानी कि जब सवाल लगाएंगे तो आपको बहुत मदद करेगा ये रेखीय आवर्धन। कक्षा 10 अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन वाला चैप्टर चल रहा है और ये एकदम लास्ट ही समझ लो स्टेज चल रहा है इस चैप्टर का। बस ये ऑलमोस्ट ये पूरा खत्म है चैप्टर, बस थोड़ी सी बातें बची हैं। इस टॉपिक के बाद सिर्फ आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं। न्यूमेरिकल करा के आप ये पूरा चैप्टर है आपका फिनिश हो जाएगा, पूरा ख़त्म। और याद रखें कुछ भी नहीं छूटा है, बार बार वीडियो में मैं बताते रहूं ताकि आपको ये थोड़ा सा ये मन में शंका न रहे कि कुछ छूट गया। कुछ भी नहीं छूटा, मैंने सब पढ़ा दिया है, एक कोना भी नहीं छूटा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है पहले मैं आपको बताता हूँ। रेखीय आवर्धन, आवर्धन आखिर होता क्या है। प्रतिबिंब जो बनता है आपका, उसका जो आकार है ना, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का कितना गुना है यही बताता है आवर्धन। उसे एम कहते हैं, आवर्धन को एम से डिनोट करते हैं, मैग्निफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का कितना गुना है उसे ही रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसे एम से डिनोट करते हैं। आप चाहे तो रेखीय आवर्धन लिख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लेंसों के लिए रेखीय आवर्धन कैलकुलेट करें। देखिए हमको पढ़ाना है आपको अवतल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, दोनों के लिए रेखीय आवर्धन सेम ही होता है, सेम उतना ही आएगा जितना निकालेंगे। तो मैं उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन, यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस बनाया हूँ, इसके लिए रेखीय आवर्धन कैलकुलेट करूंगा और आप अवतल लेंस के लिए खुद से कैलकुलेट कर लेना या फिर मत करना, क्योंकि आएगा उतना ही रिजल्ट। तो आपको रिजल्ट लास्ट में याद रख लेना है, क्योंकि मैग्निफिकेशन इसका डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि डेरिवेशन आखिर आया कहाँ से है। नहीं तो कहोगे आप फार्मूला कहाँ से लिख दिए। तो हालांकि इस छोटा सा डेरिवेशन है इसलिए इसको बता देते हैं। चलिए, क्योंकि इसका हमको क्या करना है, मैग्निफिकेशन यानी कि रेखीय आवर्धन निकालना है लेंस के लिए, तो पहले एक प्रतिबिंब बना ले तभी तो रेखीय आवर्धन निकाल पाएंगे। चलो पहले कुछ नाम भी लिख लेते हैं। ये ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु इतनी ऊंची है, इतनी ऊंची। तो वस्तु की ऊंचाई को तो एच से लिखते हैं, और एच प्लस में कि माइनस में, प्लस में। क्यों? क्योंकि ऊपर वाई एक्सिस, चिन्ह परिपाटी बताए थे मैंने कि ऊपर जो होती है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, तो ये प्लस एच हो गया। ठीक है, आइए अब एक प्रतिबिंब बना लेते हैं कोई सा। समांतर किरण ले लेते हैं। समांतर जो किरण होती है वो एफ से जाती है। मैंने एफ ऑफ नहीं बनाया, आप समझ लीजिएगा। मान लीजिए आपको एफ यहीं पे कहीं है, ठीक है, ऐसे गई चली गई। ठीक है, और एक किरण कोई सी और ले लेते हैं, प्रतिबिंब बनाना है हमको, तो जो मन कर कुल मिला के प्रतिबिंब बन जाए, बाकी अब किरण कोई सी भी लो। तो एक किरण हम यहां से ले लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं। चलो यहां से ले लेते हैं, सीधा चली जाएगी, क्योंकि ये ओ प्रकाशिक केंद्र होता है ओ, तो यहां से जाने वाली किरण कभी मुड़ती नहीं है कहीं पे, तो सीधा चली जाएगी। ये वाली ऐसे आके कट कर देगी। चलो मैं कट कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे यहीं पे आके मिल जाएगी। मान के चलो यहाँ पे ऑलमोस्ट मिल गई है। ठीक है, ओके, दैट इज। अब यहाँ पे आपका जो है, जहाँ यहाँ मिली है, यहाँ पे हो गया प्रतिबिंब आपका, यहाँ पे हो गया प्रतिबिंब। देखो यहाँ पे थोड़ा डायग्राम ठीक से नहीं बन पाया, आप ठीक से बनाना। चलो मैं ताकि सही से बना देते हैं, थोड़ा इसको ऐसा यहाँ पे मिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने फोकस दूरी नहीं ली है ना, इसलिए थोड़ा सा डायग्राम में दिक्कत हो रही है बनाने में। आप कॉपी पेन में अच्छे से नाप जोक के बनाना, आपका अच्छा बनेगा। यहाँ पे अब ये प्रतिबिंब बन गया, लो। ठीक है, अब ये ए और बी है, तो मैं इसको नाम दे देता हूं बी डैश ए डैश। ओके, दैट इज क्लियर नाउ। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन के लिए, और ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ये वस्तु की ऊंचाई को एच से लिखा, प्रतिबिंब की ऊंचाई को पी हाइट एच से ही लिखते हैं, लेकिन उसके ऊपर छोटा सा डैश लगा देंगे। अब ये प्लस में लिखे कि माइनस में लिखे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नीचे की तरफ डायरेक्शन है। ये इधर नहीं देखेंगे, क्योंकि ऊंचाई तो ऊपर नीचे होती है ना, ऐसे ऐसे, तो ऐसे देखेंगे। ये नीचे की तरफ ऊंचाई है, तो नीचे की तरफ की ऊंचाई को वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, एच में माइनस। ओके, आइए कुछ और बातें लिख लेते हैं। ये वस्तु की दूरी है, प्रकाशिक केंद्र से सारी दूरियों को नापते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी को क्या लिखते हैं,
वस्तु की दूरी को u लिखते हैं, तो u पॉजिटिव लिखें या निगेटिव? इधर के लिए x अक्ष के माइनस की तरफ, x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में, तो ये माइनस u, ओके, यहां से यहां तक, ओके। नाउ अब एक बात और, इधर जो ये प्रतिबिंब बना है, तो O से ही प्रतिबिंब की दूरी को क्या लिखेंगे? v, ये v है यहां से लेकर यहां तक, ओके। अब v पॉजिटिव ले कि निगेटिव लें, जरा बताना मुझे। v पॉजिटिव लेंगे, क्यों? v उस डायरेक्शन में है और उस डायरेक्शन में x की धनात्मक दिशा होती है, ठीक है। अब आइए कैलकुलेट करें, लेकिन और इसमें कुछ कोण से, ये 90 डिग्री का कोण होगा क्योंकि ये एकदम लंबवत है इस पर प्रतिबिंब, ओके। बस कैलकुलेट करते हैं, और कुछ नाम वाम लिखना है? नहीं। चलो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज। देखो आपको ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ABO, त्रिभुज ABO। एक बार मैं दिखा देता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला त्रिभुज, ये वाला, और एक ट्रायंगल आपको ये वाला दिख रहा होगा यहाँ से लेकर OA', ये वाला, ठीक है, ये तथा OA', ट्रायंगल OA', B' में क्या क्या दिख रहा है आपको? मुझे बराबर दिख रहा है कि ये कोण बराबर है, ये कोण BAO, कोण का नाम लिखना आता होगा, जिस कोण की बात करते हैं उसको बीच में, तो BA को बीच में, BAO, देखो A बीच में है तो मतलब A पे कोण बना होगा, ठीक है। ये थोड़ी सी बातें हैं मैथ्स की, बायो वाले सॉरी जो मैथ्स नहीं लिए होते हैं उनको मैथ्स से घबराहट होती है, मैं सोच रहा हूँ वो उनको भी समझ में है थोड़ा सा ज़्यादा ही। ये त्रिभुज तथा, नहीं मुझे बराबर दिखाना ना, ये बराबर है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, OA', बराबर कितना है? 90। पहली बात, ठीक है। मैं कर रहा हूं इन दोनों को सर्वांशम नहीं, सॉरी, समरूप सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। कोण, दूसरा कोण कौन सा? ये वाला कोण आप ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर होंगे, तो BOA, कोण BOA बराबर कोण A', ठीक है। ये दोनों बराबर होंगे, यहां लिख दो शीर्षाभिमुख हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण हैं। अब जबकि दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। ये त्रिभुजों की एक प्रमेय है, ये आप त्रिभुज में पढ़े होंगे, एक प्रमेय कि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा भी बराबर होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज अतः त्रिभुज ABO सर्वांशम त्रिभुज OA', ये दोनों सर्वांगसम होंगे। अगर सर्वांगसम होंगे तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अतः इनकी मतलब इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। आइए लिखें, अर्थात क्या कि सर्वांगसम त्रिभुजों की मतलब भुजाओं का अनुपात लेते हैं। ये वाली भुजा ले लेता हूं, इसकी संगत भुजा इस त्रिभुज में ये वाली है, और ये वाली भुजा लेनी है हमको, ये इसकी संगत भुजा A से लेकर O तक, इसकी संगत भुजा इसमें ये वाली है OA' वाली, ठीक है। तो AB ये संगत भुजा उस संगत भुजा के बराबर, AB बटे, अनुपात माने बटा होता है भैया, दो संगत भुजाओं का अनुपात, इसका और उसका अनुपात A', B' का अनुपात बराबर होगा किसी दूसरी संगत भुजा के। तो ये दूसरी संगत भुजा AO बटे OA'। अब चलो इन दोनों इन सब भुजाओं को कहते क्या है उसको लिख देते हैं। AB, हमने AB को कहा है कि वस्तु की ऊंचाई है जिसको H से लिखने के लिए कहा है हमने, ठीक है, बटे A', B', ये जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है जिसको H' से लिखने के लिए लिखा है हमने, ठीक है, बराबर AO, A से लेकर O तक,
ये वस्तु की दूरी है प्रकाशिक केंद्र से, लेंस से कह लीजिए, माइनस यू, ठीक है, माइनस का यू, सॉरी ये एच डैश नहीं था, माइनस एच डैश था, देखो वहाँ पे मैंने माइनस लिखा है, आप लिखते टाइम ध्यान से देखना, ठीक है, अपॉन ओ ए डैश, ओ ए डैश कहाँ पे है, ओ ए डैश, ये पूरी प्रतिबिंब की दूरी है, तो इसको v से लिखने के लिए कहा है मैंने। तो बताओ जरा, आपको दिखा होगा, सॉरी इसको सही से लिखते हैं, ये माइनस इधर भी है, ये माइनस इधर भी है, तो दोनों माइनस निपट के खत्म हो जाएंगे। ऐसे काट के दिखाना जरूरी नहीं होता है, अच्छे बच्चे काटते नहीं, ऐसे गोचा पाची नहीं करते हैं, वो अगली लाइन में स्टेप वाइज बढ़ जाते हैं आगे। काट के दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि नहीं दिखाना चाहिए, वो छोटे बच्चे दिखाते हैं काट कर, ठीक है। तो हमारा एच डैश, एच अपॉन, इसके साथ साथ ये दोनों कट गए तो ठीक है, इसको एक काम और कर लेते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे कर लेते हैं। अब इसको क्यों कर रहे हैं, इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो m होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को ही कहते हैं, ठीक है। अभी देखना, एच डैश को ऊपर, इसको नीचे, तो इधर वाला जब ऊपर नीचे करूंगा तो इधर वाला भी करना पड़ेगा, नाइंसाफी नहीं करना किसी दोनों पक्षों के साथ, इसलिए दोनों तरफ करना है। एच डैश ऊपर चला गया, एच नीचे चला गया, और ये दोनों माइनस भी कट गए, एक साथ दो काम हो रहा है यहाँ पे, v ऊपर u नीचे, क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। और h डैश अपॉन h, पिछले क्लासेस में हमने जब दर्पण वाले में रेखीय आवर्धन बताया था, तब भी बताया था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको m से लिखते हैं, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं m, ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूं m, यही तो m के बराबर होता है, और ये v अपॉन u, यही एक फॉर्मूला है रेखीय आवर्धन का। रेखीय आवर्धन का लेंसों के लिए फॉर्मूला है v अपॉन यू। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दर्पण में भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला हमने देखा था, v अपॉन यू तो था वहां पे, लेकिन वहां पे यहाँ माइनस था, लेकिन लेंस में माइनस नहीं आया। तो बस यही बात है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा, कैसे भी करके आप ध्यान में रखिए। बस एक बात आप याद रखें कि दर्पण में माइनस होता है यहाँ पे, और लेंस में माइनस नहीं होता। तो लेंस की बात करेंगे तो आवर्धन लिखने समय प्लस लिखेंगे, मतलब कुछ नहीं, प्लस लिखेंगे, और दर्पण लिखते समय, दर्पण के लिए ये फॉर्मूला लिखते समय माइनस लगाएंगे यहाँ पे। और इसको एच डैश अपॉन एच भी इसी के बराबर होता है, तो इसको भी यहीं पे लिखे ही रहो, ताकि कभी इसकी भी जरूरत पड़ जाए तो आप इसको यूज कर सको, क्योंकि ये भी तो इसी के बराबर होता है, तो इसको भी लिखे रहो आप, ठीक है। एम को चाहे इसके बराबर लिख लो, ऐसे एक फॉर्मूला, एन को चाहे इसके बराबर लिख लो, ये दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, समझ आ रहा है ना बात। और यहाँ पे लिख दो कि एच डैश अपॉन एच बराबर होता है एम के, ये होता है चूंकि इतना होता है। बात समझ में आई होगी, इसी को बोलते हैं रेखीय आवर्धन। इसका यूज हम करेंगे बहुत अच्छे से जब न्यूमेरिकल करेंगे तब। एक बात और बताते चलें आपको, m की वैल्यू अगर 1 से छोटी होगी, ये बात मैं तो बताई थी मैंने दर्पण में, यहाँ भी बता दूं क्या, वहीं से आप देख लेना। चलो अच्छा बता ही देता हूँ, m की वैल्यू अगर 1 से छोटी होगी, m की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। m की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो प्रतिबिंब और वस्तु बराबर होंगी, वस्तु और प्रतिबिंब बराबर होंगे, वस्तु और प्रतिबिंब बराबर होंगे, प्रतिबिंब क्या होगा, बराबर होगा वस्तु के। m की वैल्यू अगर बड़ी होगी 1 से तो प्रतिबिंब भी बड़ा होगा प्रतिबिंब। अब मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिखते चले जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये सारी आपको न्यूमेरिकल करते समय इतनी मदद करेंगे आप कहोगे यार ये तो मजा आ गया। एक बात और यहाँ पे साइड में लिख लो आप इसको, इसके बाद इसी के नीचे, अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है बोर्ड पे, मिटाना नहीं चाहता मैं इसको। m की वैल्यू अगर धनात्मक होगी प्लस में तो प्रतिबिंब आभासी होगा, m की वैल्यू अगर निगेटिव होगी माइनस में तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। लास्ट बात हो गई, खत्म। इस तरह से ये जो चैप्टर होता है आपका होता है फिनिश। एक छोटा सा टॉपिक है लेंस क्षमता, उसको अगली वीडियो में डिस्कस करके मैं न्यूमेरिकल करा के खत्म कर दूंगा क्लास को, इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को फिनिश। ये चैप्टर हो गया फिनिश आपका, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। अगर आपको जरा भी पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।